नमस्कार, छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर की बात। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान दिया है। भूपेश बघेल ने ईडी को दरअसल 2 पत्र लिखे हैं, नान घोटाला और चिटफंड घोटाला, इसकी जांच ईडी करे, इस बात को लेकर पत्र लिखे। 2 अलग अलग विषयों पर पत्र लिखकर जांच की मांग उन्होंने की है। इधर सीएम के लेटर पर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने पलटवार किया है। ईडी को आज पत्र लिखा है कि नान घोटाले में सीएम मैडम, सीएम सर सबके नाम आए हुए हैं और ईडी के पास पहले से ही जांच चल रही है। उस समय जो जांच अधिकारी है आपके सामने, मीडिया के सामने आके उन्होंने कहा था कि पैसा उस डोमेन में गया है जहां हम जा नहीं सकते, उसकी जांच नहीं कर सकते। तो ईडी को मैंने पत्र लिखा है कि इसकी जांच आप कराएं। दूसरी बात यह है कि जो चीट फंड कंपनी है जिसमें रोजगार मेला आयोजित किया गया था और उसके माध्यम से बहुत सारे जो निवेशक हैं उसको एजेंट के नियुक्ति पत्र दिया गया था, जो सत्ताधारी और संवैधानिक पदों में बैठे थे उनके द्वारा वितरित किया गया था और लगभग 6,500 करोड़ का ये घोटाला है और जिसका निवेश दूसरे जगह किया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग की है। ये दोनों जांच के लिए मैंने ईडी को पत्र लिखा है। उसको राज्य सरकार के उनकी अपने पुलिस अपनी जांच पे भरोसा है कि नहीं? मुख्यमंत्री जी कृपा करके राज्य सरकार से पुलिस के विभाग के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसको सार्वजनिक करें, उसको पढ़ें। उसके बाद उनके सारे दिमाग में सारे मामले उतर जाएगा। जब राज्य सरकार बोल चुकी है कि इसमें कोई प्रमाण नहीं है और सारे तथ्य बेकार हैं, उसके बाद जबरदस्ती की बात करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में उन लोगों को जिन्होंने नान में सबसे बड़ी गड़बड़ी की है उनको बचाने का प्रयास करते हो और दूसरी तरफ ईडी की बात करते हो। न्यायालय पे भरोसा नहीं किया, न्यायालय का फैसला आ जाए, न्यायालय के बाद आगे बढ़ के देखेंगे, मगर उनको बचाने का प्रयास तो मत करो जो नान के मामले में दोषी है। रायपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, सीएम भूपेश बघेल का हिमाचल प्रदेश का दौरा है। आज सीएम फिर से हिमाचल प्रदेश जाने वाले हैं। 10 तारीख तक अब वे हिमाचल प्रदेश में ही रहेंगे। वहां विधानसभा चुनाव जो होने वाला है उसको लेकर वे लगातार सक्रिय भी हैं, बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली हुई है, तो तूफानी प्रचार भी उनका होना है। 10 तारीख को वापस वे रायपुर लौटेंगे। बीजेपी पर वो निशाना भी साध रहे हैं जिस पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने पलटवार किया है। 10 तारीख तक के तो रह सकते हैं, उसके बाद तो आना ही पड़ेगा। तो आज जा रहा हूँ, 10 तारीख को शाम फिर आ जाऊंगा। आपसे 10 तारीख शाम को मुलाकात होगी। बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि हम दूसरे दलों से अलग हैं, हम अनुशासित हैं, कार्डर बेस्ड पार्टी है, वो उसकी कलई खुल गई। एक बागी प्रत्याशी को प्रधानमंत्री पत्र फोन करना, इसका मतलब यह है कि युद्ध क्षेत्र में जैसे सेनापति की बात यदि सैनिक नहीं माने तो समझ लीजिए युद्ध में पराजय निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी अपनी व्यवस्था कर लेगी, आप अपनी चिंता करो। और लगातार हर राज्य देश भर में चुनाव हारने के बाद अब ये स्थिति और बिगड़ती जा रही है। तो मुझे लगता है कि उनको अपनी चिंता करनी चाहिए। बीजेपी की चिंता करने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और बड़े नेता हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना की 5.35 करोड़ की राशि हितग्राहियों के खातों में आज ट्रांसफर की। गोबर विक्रेता, पशुपालक, ग्रामीण गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को ये रकम ऑनलाइन ट्रांसफर की गई। गोधन न्याय योजना के आज 55वीं किस्त हम लोगों ने जारी किया है, जिसमें 4 करोड़ 69 लाख रुपए जारी किए गए और पिछले समय केवल 66 लाख रुपया इस 15 दिन में हम लोगों ने किया था। आज कार्तिक पूर्णिमा है। आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान का बड़ा महत्व होता है। रायपुर के महादेव घाट पर
कार्तिक पुण्य मेला में स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे। मुख्यमंत्री ने भी रायपुर के महादेव घाट पर कार्तिक पुण्य मेला में स्नान किया और प्रदेश की खुशहाली की कामना की, जनता की सुख समृद्धि की कामना की। साथ ही पुण्य स्नान किया और दीपदान और आरती की। इस दौरान हाटकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की और श्रद्धालुओं को संबोधित किया। सीएम हर साल आस्था की डुबकी इसी तरह से लगाते हैं, जिसकी चर्चा चारों ओर होती है। स्नान करने के बाद हटकेश्वर महादेव के पूजा और यहाँ हजारों के तादाद में श्रद्धालु आए हैं। सभी को बारू प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर रायपुर में कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री, प्रदेश प्रभारी, पीसीसी चीफ समेत सभी बड़े पदाधिकारी शामिल थे। समिति ने करीब 14 लोगों के नामों पर बातचीत की, चर्चा की। इसमें दिवंगत मनोज मंडावी की पत्नी का नाम भी है, यानी टिकट की रेस में वो भी शामिल हैं। इन नामों को हाईकमान के पास अब भेजा जाएगा। प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई, जो भानु प्रतापपुर विधानसभा में जो उपचुनाव होने वाला है उसके बारे में बैठक आयोजित की गई है। 14 नाम आए हैं और इसमें 14 नाम सभी को पुनिया जी को हमने सौंप दिया है पीसी ने, और हाईकमान को अधिकृत किया है कि उसमें वो निर्णय ले। नहीं, देखिए, हर कोई की मंशा होती है कि हम दावेदार बने। आज टिकट देना नहीं देना हाईकमान का होता है। आदरणीय हमारे खड़गे साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी का विशेषाधिकार है, हाईकमान का विशेषाधिकार है। हम जो नामों पर पैनल बना के भेजेंगे उनकी पसंद होगा, इसलिए हमारा जो अधिकार नहीं है टिकट देने का अधिकार हाईकमान का है। हाईकमान जिस नाम पे मुहर लगाई हमें वो कैंडिडेट स्वीकार होगा और उसमें हम पार्टी प्रत्याशी। इधर भानु प्रतापपुर में उपचुनाव को लेकर हलचल देखी जा रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब कह रहे हैं कि उपचुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयारियां कर चुकी है। वो ये भी कह रहे हैं कि प्रत्याशी चयन के लिए पर्यवेक्षकों की टीम जल्द ही अपनी रिपोर्ट भी देगी। पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी कहा है कि तैयारियां पूरी हो चुकी है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव की दृष्टि से विधानसभा स्तर पर कार्यकर्ताओं की एक बैठक मैं स्वयं लेकर आया हूं। कार्यकर्ताओं से मैंने 1 to 1 बातचीत की है। हमने प्रत्याशी चयन को लेकर एक पर्यवेक्षकों का एक समूह तैयार किया है। वे वहां पर जाकर राय शुमारी करेंगे, अपना रिपोर्ट देंगे और उस रिपोर्ट पर बातचीत करके हम प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से भानु प्रतापपुर का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी दमदारी से लड़ेगी और निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा और भानु प्रतापपुर उपचुनाव। तैयारियां हो चुकी हैं और तैयारियों में प्राथमिक बैठक भी कर चुके हैं पार्टी के सभी पदाधिकारी, अध्यक्ष जी और सभी। 9 तारीख को पर्यवेक्षक की टीम जाएगी और वहां जाकर संगठन के विभिन्न लोगों से बातचीत करने का निश्चित हुआ है और उनके नाम से जो भी पैनल आएगा उस पैनल को चुनाव समिति के सामने प्रस्तुत करेंगे और चुनाव समिति उसको तय करेगी। 12 तारीख को हमारे शिव प्रकाश जी आने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि एक प्राथमिक बैठक 12 तारीख को भी होगी। और वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर मोहन मरकाम ने कहा है कि पार्टी हाईकमान तय करेगा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पूनिया ने कहा कि पीसीसी अध्यक्ष पर फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे लेंगे। मरकाम बदलेंगे या रहेंगे, ये फैसला भी अध्यक्ष ही करेंगे। इस पर हर तरह की संभावना बनी हुई है। नहीं, देखिए, हाईकमान जब तक कोई किसी नाम पे मुहर नहीं लगेगी उसमें कहना जल्दबाजी होगा। बहुत से दावेदार हैं, हर कोई की मंशा होती है कि वो प्रदेश अध्यक्ष बने। हाईकमान का जो भी निर्णय होगा वो निर्णय हमें स्वीकार है। मुझे मेरा कार्यकाल वैसे भी पूरा हो गया है, आगे किसको जिम्मेदारी मिलेगा वो हाईकमान तय करेगा। हमारी चुनाव प्रक्रिया थी जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष थे और जिला अध्यक्ष हैं, जिला कमेटी है और जब प्रदेश अध्यक्ष
और उसकी समिति स्टेट एग्जीक्यूटिव के चुनाव का समय आया और जो पीसीसी डेलीगेट्स इकट्ठे हुए, उस मीटिंग में उन्होंने प्रस्ताव पास किया कि हम एक राय होकर ये प्रस्ताव करते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष इसमें निर्णय लें कि यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष कौन हो, उनकी कमेटी में कौन कौन रहे। और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, आदिवासी आरक्षण में कटौती का जो मामला है, आदिवासी आरक्षण का 32% से 20% होने पर विरोध प्रदर्शन कल बीजेपी करने वाली है। प्रदेश स्तरीय चक्का जाम किया जाएगा। बीजेपी एसटी मोर्चा की तरफ से यह चक्का जाम होना है। कल जिला मुख्यालयों में एक कार्यक्रम रखा गया चक्का जाम का। बीजेपी आदिवासी नेताओं के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन होगा। नंद कुमार साय को रायपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जशपुर में विष्णुदेव साय इसको निभाएंगे। नारायणपुर में केदार कश्यप, तो कोंडागांव में लता हुसैन, बीजापुर में महेश गागड़ा, अंबिकापुर में कमल भान सिंह, सूरजपुर में राम सेवक पैकरा, कोरबा में ननकी राम कंवर, गरियाबंद में डमरूधर पुजारी, धमतरी में विकास मरकाम के नेतृत्व में चक्का जाम किया जाएगा। और देवव्रत हमारे सहयोगी जो हैं वो हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। देवव्रत, अभी हम चर्चा कर ही रहे थे 2 दिन पहले ही भानु प्रतापपुर के चुनाव की, और वहां भानु प्रतापपुर का जो चुनाव है, एक बड़ा मुद्दा आदिवासी वर्ग को साधना है। लगातार बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि जो आरक्षण है वो घट गया। अब इसकी लड़ाई जमीन पर बीजेपी लड़ने वाली है। जी, और एक तरह से इस मुद्दे को बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती है और एक तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर तो अब तक चल ही रहा था, लेकिन अब इस पर सियासत बहुत ज्यादा तेज हो गई है और ये सियासत अब चक्का जाम तक पहुंच गई है। बीजेपी के अनुसूचित जो जनजाति मोर्चा है उसके द्वारा ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन की रणनीति कुछ इस तरह की है कि जो ज्यादातर आदिवासी अंचल के जिले हैं उनमें बीजेपी के जो आदिवासी नेता हैं वही चक्का जाम का नेतृत्व करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ चक्का जाम करेंगे और आदिवासी आरक्षण को लेकर के जो घटाया गया है उसमें यथावत रखने की मांग को लेकर के एक तरह से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जबकि सरकार की तरफ से कई दफे ये दलील दे दी गई है कि जितनी जनसंख्या जिसकी रहेगी उतना उनको आरक्षण मिलेगा, लेकिन इस पूरे मसले को भानु प्रतापपुर उपचुनाव से पहले भुनाने की तैयारी एक तरह से बीजेपी की है और इसलिए चक्का जाम का आयोजन किया जा रहा है। और जो पार्टी के दिग्गज नेता हैं उनको यह जिम्मेदारी दी गई है। रायपुर में नंद कुमार साय जो कि वरिष्ठ आदिवासी नेता है बीजेपी के, वो रायपुर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे, यहां पर वो उनके नेतृत्व में चक्का जाम होगा। इसके अलावा पूर्व मंत्री महेश गागड़ा बीजापुर की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसी तरह केदार कश्यप को नारायणपुर की जिम्मेदारी दी गई है, धमतरी की विकास मरकाम को दी गई है, डमरूधर पुजारी को गरियाबंद की दी गई है। इसी तरह से जो तमाम बड़े नेता हैं बीजेपी के जो कि आदिवासी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं उनको ये खास तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। तो अब कल ये पूरा चक्का जाम जो है वो होने जा रहा है। प्रदेश भर में आदिवासी आरक्षण को लेकर के फिर एक बार जो सियासत है वो तेज होती रहेगी। और एक बात यह भी है कि भानु प्रतापपुर का चुनाव हो या फिर आने वाला विधानसभा चुनाव, आदिवासी आरक्षण को लेकर के सियासत जारी रहेगी और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये मौका नहीं छोड़ना चाहेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल राज्य है और ये कहा जाता है। बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, रायपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, दिवंगत शिक्षकों की पत्नियां जो हैं, जो गुजर चुके हैं शिक्षक, उनकी पत्नियां प्रदर्शन कर रही हैं। प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई है। ये महिलाएं जो हैं इन्होंने खप्पर रैली निकाली थी और सीएम हाउस की तरफ ये महिलाएं जा रही थीं। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका है। स्मार्ट सिटी दफ्तर के सामने इन्हें रोका गया है। प्रदर्शन के दौरान एक महिला प्रदर्शनकारी जो है वो बेहोश भी हो गई। और इनकी मांग क्या है? इनकी मांग ये है कि इनके पति जो थे वो उनकी मृत्यु हो गई है, तो उनकी जगह अब इन्हें अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। इसी को लेकर लंबे वक्त से ये प्रदर्शन कर रही हैं और आज भी इन्होंने ऐसे ही प्रदर्शन किया। 20 दिनों से इनका धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। बघेल की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राजधानी के धरना स्थल पर पिछले 20 दिनों से अनशन पर बैठी दिवंगत शिक्षकों की विधवाओं ने आज खप्पर रैली निकाली है और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पिछले कई दिनों से
अनुकंपा नियुक्ति की मांग ये लोगों ने की है। और अभी आप देख सकते हैं कि खप्पर रैली निकाल करके काली के रूप में ये हुआ है। और एक तरह से आप ये देखिए कि पुलिस के साथ जो झड़प है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। सीएम हाउस घेरने के लिए तमाम महिलाएं निकली थी और पुलिस के साथ जो धूमा झटकी है वो भी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। और एक तरह से ये तमाम महिलाएं जो है वो अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रही हैं। और पिछले कई दिनों से रायपुर के भूला तालाब में इनका प्रदर्शन चल रहा है, अनशन चल रहा है। और अब ये जो है सीएम हाउस का घेराव जैसे ही करने निकली, उसके बाद पुलिस जो है वो इन महिलाओं को रोकने की कोशिश कर रही है। और इसमें जो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जो झड़प है वो भी देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर जो पूरी मांग है वो अनुकंपा नियुक्ति की है। ये पंचायत विभाग में शिक्षक जो थे उनकी मृत्यु के बाद एक तरह से ये अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रही हैं। सरकार की तरफ से कई दफे आश्वासन भी मिला है, लेकिन उसके बावजूद जो है इनकी मांगे पूरी नहीं हुई है। कोशिश करेंगे बातचीत करने की। क्या कहेंगे आप लोग? सर, हमको जल्दी से नियुक्ति चाहिए। हम लोग कितने पीड़ित हैं। पुलिस जो है इन पूरे तमाम प्रदर्शनकारियों को रोक रही है। हल्की जो झड़प है वो भी देखने को मिल रही है। और लगातार मांग जो है वो अनुकंपा नियुक्ति की ही है। हालांकि सरकार की ओर से ये कहा गया था कि इसको लेकर के कमेटी बना दी गई है, लेकिन कमेटी का फैसला क्या रहा और उसके बाद इस फैसले पर सरकार ने कितना अमल किया ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। और इसलिए इनका प्रदर्शन अभी भी जारी है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल हम बर्दाश्त से ऊपर हो चुके हैं। हमारी सहन शक्ति बर्दाश्त से ऊपर हो चुकी है। इसलिए हम आज धरती माँ की इस धरती पर तड़प रहे हैं। आप लोग शायद नहीं समझते होंगे, एक स्त्री कितनी प्रेम करती है अपने औरत, अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने परिवार को। उसकी तरफ शायद आप लोग भी समझते होंगे, जितने लोग भी यहाँ मेरे रक्षक बन के यहाँ। और राजधानी से बड़ी खबर बताते हैं, एनएसयूआई की तरफ से प्रदर्शन देखने को मिला है। नोटबंदी के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया है। 6 साल पूरे होने पर यह प्रदर्शन किया गया। नोटबंदी के 6 साल हो चुके हैं। आज 8 तारीख है। याद होगा, सभी लोगों को याद होगा, जो लोग शायद भूल गए होंगे उनको भी याद दिलाने के लिए प्रदर्शन शायद एनएसयूआई के कार्यकर्ता करते नजर आए। शव यात्रा निकाली और विरोध इन्होंने जताया है। और सुकमा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अलग अलग थाना क्षेत्र से 4 नक्सली गिरफ्तार किए गए। एक स्थायी वारंटी नक्सली गिरफ्तार हुआ है। इसकी निशानदेही पर टिफिन बम डेटोनेटर भी बरामद किया गया है। जिला बल और डीआरजी के साथ ही सीआरपीएफ की तरफ से यह संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई और यह बड़ी कामयाबी मिली है। अलग अलग थाना क्षेत्रों से 4 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं और साथ ही में टिफिन बम और अन्य नक्सली सामग्री भी यहां से मिली। और फर्जी कस्टमर केयर पर कॉल करने से ठगी की गई है। जी हां, ये बड़ी खबर आपको कांकेर से बता रहे हैं। कॉल करने पर बैंक खाते से 2,34,000 रुपए गायब हो गए। गूगल पर दरअसल कस्टमर केयर का नंबर सर्च किया था। डेबिट और क्रेडिट कार्ड एक्टिव कराने का झांसा दिया गया। 16 अंकों का नंबर बताते ही खाते से पैसे कट गए। कांकेर साइबर सेल में अब शिकायत की गई है। अब साइबर सेल ने शिकायतकर्ता को पैसे वापस भी दिला दिए हैं। पुलिस अधीक्षक और साइबर सेल को फिर ये व्यक्ति जो है वो धन्यवाद देता नजर आया। और आइए अब देखते हैं